हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। हमारा जो अध्याय ये है इसका क्या नाम है? जैव प्रक्रम। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। देखिएगा, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी होगी तो उसके हिसाब से ये जो अध्याय आपका 5 है और पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 6 है। ठीक है ना। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से क्या है? अध्याय 6 है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है। तो देखिएगा, जो ये चैप्टर है इसके ऊपर ये हमारा नवा वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट क्या है, बनी हुई है चैनल पर, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक होगा पादपों में श्वसन। पहला टॉपिक क्या है? पादपों में श्वसन। और दूसरा टॉपिक है जंतुओं में श्वसन। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, देखेंगे कैसे पादपों में श्वसन होता है, कैसे जंतुओं में श्वसन होता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पादपों में श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है ना, ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को मुक्त करते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यानी कि क्या पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यह बात क्या करने वाली है, ध्यान देने वाली है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। आगे आपको पता चल जाएगा। देखते हैं आगे। पादपों में श्वसन जड़, तना यानी कि वातरंध्र, पत्ती यानी कि रंध्र द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, जो तने में जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वातरंध्र बोलते हैं। और जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो जो श्वसन की क्रिया होगी इन्हीं के द्वारा होती है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यानी कि विसरण क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। विसरण की दिशा यानी कि जो विसरण की दिशा होती है पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो विसरण की दिशा है किस पर निर्भर करेगी, पर्यावरण की क्या अवस्था है और पौधे की कैसी आवश्यकता है उसके अनुसार क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान वैसे ही होगा। ठीक है। तो आगे हम लोग चलिए चलते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देखिएगा, रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अभाव होता है तब दिन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक होता है। ठीक है। देखिए, जब रात्रि में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, निष्कासन अधिक होता है। इसीलिए लोग क्या कह देते हैं, रात में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन ये बात पूरी बिल्कुल तरह से गलत है। ठीक है ना। दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लिया जाता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है ना, कि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है। ठीक है। फिर देखिएगा, सेम बात वही नीचे लिख दी गई है उल्टे क्रम में। दिन के समय श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम होता है। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना है। ठीक है। वही बात जो मैं ऊपर बताया यहाँ नीचे देखिए वैसे लिखी गई है कि दिन के समय क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसको प्रयुक्त कर लिया जाता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है वह कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि यह एक तरह की क्या है, मुख्य घटना होएगी। ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। यानी कि जंतु में श्वसन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। श्वसन में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। यानी कि जो श्वसन के लिए क्या, जो जंतु में जो श्वसन होता है उनमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहली, श्वसन सतह का धरातल अर्थात क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। देखिए, यानी कि जिस धरातल से यानी कि जिस क्षेत्रफल से श्वसन की क्रिया हो रही है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही क्या होगा, गैसों के आदान प्रदान में सुलभता होगी, आसानी होगी। ठीक है ना। श्वसन सतह पतली, नम तथा पारगम्य होनी चाहिए। यानी कि जो श्वसन की सतह है वो कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए पहली पहली बात, ताकि गैस आदान प्रदान क्या हो, आसानी से हो। यानी कि एक पार से दूसरे पार चले जाए। और कैसे होना चाहिए, नम होना चाहिए और पारगम्य होनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात क्या रहेगी, श्वसन सतह पर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होना चाहिए।
जो देखिए श्वसन की जो सतह है उस पर क्या हो, रक्त केशिकाओं का जो रक्त की महीन महीन क्या होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनका जाल फैला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोशिकाओं पे फैला होता है ना, उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन अंग का वातावरण के संपर्क होना चाहिए, अर्थात वायु को भीतर ले जाने और बाहर निकालने की उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जैसे क्या होता है, हम लोगों में फेफड़े होते हैं, ऐसे फेफड़े पाए जाते हैं ना। ठीक है ना, ये क्या है, नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फिर हमारे क्या है, श्वास नली से होते होते फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में क्या होती हैं आपकी श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनियाँ होती हैं, फिर लास्ट में क्या होता है आपका, वही क्या होती है, कोशिकाएं, जहाँ से क्या होता है, श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे। तो क्या होना चाहिए, वही बात चौथे पॉइंट में कह रहा है कि श्वसन का वातावरण से संपर्क होना, अर्थात वायु को भीतर ले जाने और बाहर निकालने क्या होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, जलीय प्राणियों में श्वसन, यानी कि जो लोग कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, उनमें श्वसन कैसे होता है। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों से कम होती है। ठीक है, देखिए जो लोग कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, जैसे मछलियां वगैरह हो गई, वो क्या करेंगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। देखिएगा जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, वो कम होती है वायु की कंपेरिजन में। ठीक है ना, उसकी कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर क्या होती है, कम होती है स्थलीय जीव की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई स्थलीय जीव 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहा है, तो जलीय जीव क्या करेगा, उससे कम ही सांस लेगा। ठीक है, तो देखिए नीचे हुई बात लिखी गई है कि मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। देखिए मछलियां कैसे सांस लेती हैं, वो ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन लेंगी सांस के लिए, जो जल में क्या होगी, घुली होगी। तो क्या करती हैं, पानी को अपने मुंह में क्या करती हैं, भरती हैं, और बलपूर्वक उसे कहाँ तक, अपने क्लोम तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और वहां से जो ऑक्सीजन होती है जल में घुली हुई, वो कहाँ पर पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, उनके जो रक्त की शिकाएं होती हैं वहां तक पहुंच जाती है, और वही रुधिर में पहुंच जाती है, और फिर उसी को क्या कर देते हैं, पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्थलीय प्राणियों में श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल उन्हें बोलते हैं जो लोग कहाँ पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। ठीक है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये सब लोग सभी बात जानते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य मंडल के संपर्क में रहता है। ठीक है, देखिएगा जितने भी स्थलीय जीव हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सांस लेने के लिए एक उचित ही व्यवस्था का उपयोग किया गया है। जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो श्वसन मतलब श्वसन तंत्र है, इसमें क्या है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया भी है। देखिएगा क्या है, इसमें आपका क्या है, नाक से हम लोग सांस ले रहे हैं, फिर ब्रोंकियाल में, यानी कि जो आपकी श्वास नली है वहां पर जा रही है, फिर फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों में क्या है, श्वसनिकाएं होती हैं, और उसमें क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि क्या है, एक ऐसा अंग होगा जो क्या करेगा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, और और कुछ ऐसे अंग होंगे, मददगार होंगे, जो कहाँ पर रहेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में रहेंगे। ऑक्सीजन जैसे हमारे नाक का छिद्र है कहाँ पर है, वायुमंडल से ऑक्सीजन का क्या कर रही है, संपर्क बना रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, फिर श्वास नली में क्या कर रहे हैं, उसे पहुंचा रहे हैं, और श्वास नली श्वसनिकाओं में जा रही है, श्वसनिकाओं से फिर कहाँ पर जा रही है, कूपिकाओं में जा रही है, और कूपिकाओं से ही क्या होता है, श्वसनीय गैसों का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्या होता है, स्थलीय प्राणियों में श्वसन की क्रिया होती है। मुझे लगता है यहाँ पर यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।